हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पीपीएससी मेंस के लिए सल्तनतकालीन सामाजिक दशा और सल्तनतकालीन आर्थिक दशा पढ़ने वाले हैं। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमको समझ में आएगा कि हम जब याद करें तो हम साइड में जब हमारा हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसको सिनॉप्सिस के तौर पर किस तरीके से रख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम को हमको एक बार रिविज़न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सल्तनत कालीन आर्थिक दशा। देखिए फ्रेंड, सल्तनत कालीन सबसे पहले सल्तनत काल आपको पता ही है कि सल्तनत काल 1206 से 1526 तक चला था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक से इब्राहिम लोदी तक चला था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। उसमें इब्राहिम लोदी का मारा गया था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला था। इस सल्तनत काल में भारत की आर्थिक दशा क्या रही थी वो हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए और प्रिंटेड नोट्स प्रीलिम्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। मेंस का पैकेज, प्रीलिम्स का पैकेज प्लस मेंस टेस्ट सीरीज प्लस प्री टेस्ट सीरीज आपको दोनों उपलब्ध होगा। दोनों एक साथ पूरा पैकेज है तो आप ले सकते हैं। सिंगल मेंस या सिंगल प्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सल्तनतकालीन आर्थिक दशा। किसी भी शासक की, किसी भी साम्राज्य की जब आप आर्थिक दशा लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका वहाँ पे व्यापार का वर्णन करते हैं। देन उसकी कृषि की स्थिति क्या है, कृषि उद्योग धंधे की स्थिति क्या है, क्योंकि किसी भी राज्य की जो आय का स्रोत होता है वो कृषि ही होती है। अब मेरा मतलब ये था इस क्वेश्चन को बनाने का, इसको इस तरह से फ्रेम करने का कि ये क्वेश्चन अगर आपको 6 नंबर में आता है तो आप 6 नंबर में भी उसको बहुत अच्छे से लिख सको, और 15 नंबर में आता है तो आप इसको 15 नंबर में भी लिख सको। तो जो मैंने ये शॉर्ट शॉर्ट लिखा है, अगर आपको ये 15 नंबर में आता है तो आपको ना इसको अच्छे बड़ा बड़ा के लिख देना है। मैं बता देती हूँ। सबसे पहले व्यापार वाणिज्य। और एक और मेन बात आपको याद रखना है कि जैसे कि आप किसी के बारे में लिख रहे हैं, किसी साम्राज्य के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि मौर्य के बारे में लिख रहे हैं तो मौर्यों के दरबार में कौन आया था तो आपको उनके बारे में लिखना है। जैसे कि मेगास्थनीज थे तो मेगास्थनीज के अनुसार उनकी स्थिति लिख रहे हो मौर्यों की, तो मेगास्थनीज के अनुसार। चंद्रगुप्त गुप्तों के पीरियड की लिख रहे हो, चंद्रगुप्त द्वितीय की या गुप्त पीरियड की लिख रहे हो तो उस समय के जो भी विद्वान रहे थे, इतिहासकार रहे थे, या जो चीनी यात्री रहे थे, उनका जो विवरण है वो लिखा कीजिए कि उसके अनुसार। तो उससे क्या है कि इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो हम लिख रहे हैं व्यापार वाणिज्य। ये व्यापार वाणिज्य हम किसके अनुसार लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं मार्को पोलो व इब्न बतूता के अनुसार। जो इब्न बतूता जो मोरक्को यात्री था, तो मार्को पोलो व इब्न बतूता के आना हम क्या देख रहे हैं कि जो व्यापार और वाणिज्य था यहाँ पे उन्नत अवस्था में था। मतलब व्यापार और वाणिज्य उन्नति पर था। आपको ये यहाँ पे अपन ने उन्नति पर लिखा है। अगर आप 15 नंबर में लिखेंगे तो आप ये व्यापार वाणिज्य को भी करीब एक पेज में लिख पाएंगे। कैसे कि व्यापार वाणिज्य यहाँ पे उन्नत अवस्था में था। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार सल्तनत काल में होता था। सल्तनत काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार जो था वैश्य जाति द्वारा होता था। व्यापार के अंतर्गत आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों होते थे। विदेशी जो व्यापार होता था वो जल और थल दोनों के द्वारा होता था। जल मार्ग से व्यापार अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान व चीन से होता था। अब आपसे पूछेंगे कि निर्यात पूछेंगे नहीं, सॉरी, अब आप लिखेंगे कि जब व्यापार होता है तो नॉर्मल है कि व्यापार में हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। तो निर्यात के लिए अनाज, नील कपड़े, औषधियाँ, गोंद, अफीम हमारे देश से दूसरे देशों में निर्यात की जाती थी, तथा घोड़े, विलासिता की वस्तुएं, खच्चर, ये सब चीज़ें को खरीदा जाता था। तो इस प्रकार हम व्यापार में ये लिख सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, सल्तनत काल 1206 से 1206 से 1526। व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। आंतरिक बाहरी व्यापार दोनों होता था। व्यापार वैश्य जाति द्वारा होता था। व्यापार आंतरिक बाहर दोनों होता था। आंतरिक मतलब एक अंदर ही अंदर अंतर राज्यों में, एक ही राज्य से दूसरे राज्यों में। जो विदेशी व्यापार होता था वो जल और थल दोनों द्वारा होता था। जल मार्ग से जो व्यापार होता था वो अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, चीन आदि द्वारा होता था। निर्यात में अनाज, नील कपड़े, औषधियाँ, गोंद, ये सब चीज़ें निर्यात की जाती थी। और घोड़े, विलासिता की वस्तुएं ये आयात की जाती थी। अब हम पढ़ते हैं कृषि और उद्योग धंधे। दूसरा होता है कृषि।
नॉर्मल हम मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पढ़ते हैं, गुप्ता की आर्थिक स्थिति पढ़ते हैं, तो हम कृषि को मेन लिखते हैं। तो क्योंकि उस समय की जब स्थिति थी तो कृषि मेन व्यवसाय था। गुप्ता में, मौर्य काल में, वैदिक वैदिक काल में, बौद्धों के समय, तो उस समय आपको कृषि मेन लिखना है। वहाँ व्यापार और उद्योग सेकेंड नंबर पे आ जाते थे, लेकिन यहाँ पे व्यापार उद्योग उन्नत अवस्था में थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले पे लिखा है। फिर लिखा कृषि उद्योग धंधे, तो कृषि यहाँ पे मुख्य व्यवसाय था। अन्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता था। फल में अंगूर, सेब, आम और अंजीर होते थे। तो कृषि उद्योग धंधा था इस समय का, सल्तनत काल का। और कृषि अन्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता था, और फल में अन्न, कृषि में अन्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता था, प्रमुख व्यवसाय था। और फल में अंगूर, सेब, आम, अंजीर ये सब होते थे। अब हम पढ़ते हैं उद्योग। अलग अलग प्रकार के उद्योग उन्नत अवस्था में थे, ऐसा आपको लिखना है। वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र था वो बंगाल में था। यहाँ पर रेशमी वस्त्र तैयार होते थे। वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ था? बंगाल में था, और यहाँ रेशमी वस्त्र तैयार होते थे। जूट आपने सुना होगा बंगाल में ही होता है, तो ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा कि रेशमी वस्त्र बंगाल में तैयार होते थे। सोना, चांदी, पीतल, कांसा, लोहे का निर्माण होता था। मतलब धातु उद्योग भी उन्नत अवस्था में थे। ऐसा आप लोग को लिखना है कि धातु उद्योग उन भी उन्नत अवस्था में थे। सोना, चांदी, पीतल, कांसा, लोहे का निर्माण होता था। चीनी उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। चर्म उद्योग का केंद्र गुजरात था। कागज उद्योग दिल्ली और गुजरात में थे। चर्म उद्योग का केंद्र कहाँ था? गुजरात में था। और कागज उद्योग दिल्ली और गुजरात दोनों में थे। तो सबसे पहले सल्तनतकालीन आर्थिक दशा में व्यापार वाणिज्य मार्को पोलो और इब्न बतूता के अनुसार व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों होता था। व्यापार वैश्य जाति द्वारा होता था। विदेशी जो व्यापार होता था वो जल और थल दोनों द्वारा होता था। निर्यात में ये की जाता, आयात में ये आपको लिखना है। फिर कृषि और उद्योग धंधे में कृषि के बारे में लिखना है कि कृषि मुख्य व्यवसाय है। अन्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। फल में अंगूर, सेब, आम और अंजीर होते हैं। उद्योग में वस्त्र उद्योग में केंद्र बंगाल था। रेसी वस्त्र तैयार होता है। सोना, चांदी, पीतल, कांसा ये इनका उत्पादन निर्माण होता है। मतलब लोह उद्योग भी विकसित अवस्था में था। चीनी उद्योग उन्नत अवस्था में था। चर्म उद्योग केंद्र उन्नत अवस्था में था। कागज उद्योग। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार से एक आंसर को फ्रेम कर लेना है। और आपको पता है कि हर इतिहास की मोस्टली आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एक दूसरे से थोड़ी सी मिलती जुलती है। तो एक बहुत अच्छे से आप उसको फ्रेम करना सीख लीजिए, तो आप मतलब मोस्टली सभी की जो स्थितियां हैं वो उसको कवर कर पाएंगे। सल्तनतकालीन सामाजिक दशा को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो सल्तनतकालीन समाज था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक था मुस्लिम समाज और एक था हिंदू समाज। तो यहाँ भी आपको जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको सबसे पहले सल्तनत काल का समय लिखना है कि सल्तनत काल का समय 1206 से 1526 था। और सल्तनत काल में 5 वंशों ने राज किया। और सल्तनतकालीन भारतीय समाज स्थिति, सल्तनतकालीन भारतीय समाज को दो भागों में बांटा गया है, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज। जो हिंदू समाज था, भले ही इस समय मुस्लिमों का दबदबा था, लेकिन हिंदू हमेशा से बहुसंख्यक रहे हैं, तो हिंदू समाज यहाँ पे बहुसंख्यक था। तो मुस्लिम समाज दो भागों में बटा हुआ था। यहाँ पे पहले भारतीय समाज दो भागों में बटा था, फिर मुस्लिम समाज दो भागों में बटा था। मुस्लिम समाज था विदेशी मुसलमान और भारतीय मुसलमान। अब ये जो विदेशी मुसलमान थे यहाँ पे सल्तनत काल में, तो हमको पता ही है विदेशी मुसलमानों ने ही आकर भारत में सल्तनत की काल की स्थापना की थी। मुगल आए, वो भी विदेशी थे। तो इनका जो दबदबा ज़्यादा था विदेशी का, और भारत के जो मुसलमान थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय थी। ये वो मुसलमान थे जिन्होंने जो पहले हिंदू थे और उनको अब इस्लाम कबूल करवा लिया था। तो भारतीय मुसलमानों की स्थिति शोचनीय थी और विदेशी मुसलमान बहुत अच्छे से जीते थे। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर हो गई थी, स्थिति उनकी संतोषजनक नहीं थी। तो आपको हिंदू समाज में ये लिख देना है। फिर चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे दो हिंदू समाज हो, दोनों की जीवन शैली और रहन सहन में अंतर था। विदेशी मुसलमान जो थे, तुर्क, अफ़गान, अरबी, मिस्री, ये सभी जो होते थे, तुर्क हुए, अफ़गानी हुए, मिस्री, अरबी हुए, मिस्री जैसे कि वो अफ़गानी थे, इब्राहिम लोदी। तो ये जो थे ये विशेष अधिकार प्राप्त थे। मतलब विदेशी मुसलमान थे, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब हम देखते हैं जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम समाज की जो विशेषता थी उनको किस किस भागों में बांट दिया था। तो मुस्लिम समाज जो था वो सुल्तान, अमीर, उलेमा, साधारण जनता, तो ये चार भागों में इनको बांट दिया था। सुल्तान, अमीर, उलेमा और साधारण जनता।
स्त्रियों की जो स्थिति थी पहले की तुलना में निम्न थी। मतलब स्त्रियों की जो समाज में स्त्रियों, जब आप सामाजिक व्यवस्था किसी की लिखते हैं तो आपको स्त्रियों की दशा भी मेंशन करना है। स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, लेकिन और भी शिक्षा भी प्राप्त करती थी और सभाओं में भाग भी लेती थी, लेकिन उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी जितनी कि पुरुषों की थी। हिंदू मुसलमान में दोनों में दास प्रथा प्रचलित थी। मतलब दोनों में ही दास बनाने की, दास रखने की दास प्रथा प्रचलित थी। हिंदू शाकाहारी भोजन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके लिए वर्जित हो मांस और मदिरा, और मुसलमान मांसाहारी थे। वेशभूषा और गहनों में प्रगति हुई। बहुत शानदार वेशभूषा थी और अच्छा गहनों का यूज़ करते थे पुरुष और महिला दोनों। त्योहार उत्सव दोनों समाज मनाते थे। तो हम लिखेंगे न्यास में निष्कर्ष था सल्तनत कालीन समाज बहुत ज़्यादा विविधता लिए हुआ था, क्योंकि उसमें हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का मिश्रण था। तो इस प्रकार से आपने सल्तनत कालीन समाज को दो भागों में बांटा, मुस्लिम और हिंदू, विदेशी भारतीय। क्या क्या उस था, मुस्लिम समाज को सुल्तान, अमीर, उलेमा, साधारण जनता, स्त्रियों की स्थिति बताई, दासों की स्थिति बताई, खान पान बताया, रहन सहन बताया। किसी भी साम्राज्य की जब हम सामाजिक व्यवस्था लिखते हैं तो समाज किस वर्गों में बटा हुआ है वो लिखते हैं। वहाँ पे स्त्रियों की दशा लिखते हैं, वो खान पान लिखते हैं, मनोरंजन के साधन लिखते हैं, रहन सहन लिखते हैं, वेशभूषा लिखते हैं। ये वहाँ का मेन सामाजिक स्थिति होती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के दोनों क्वेश्चन। ये फ्रेंड मेरा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको 45 बुकलेट मेंस का मिलेगा, प्लस 16 बुकलेट आपको प्रीलिम्स का मिलेगा, प्लस अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 3 फाइल आपको टेस्ट सीरीज की मिलती है प्रीलिम्स की, जिसमें आपको 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जो प्री के मेंस के बाद अभी आपका जो एग्ज़ाम बहुत कम समय बचेगा उसमें पढ़ने में हेल्प करेगा। साथ में आपको जो अभी आपको इतना कम समय में इतना सारा नहीं पढ़ पाएंगे, आपको बस वही क्वेश्चन लगाने हैं बार बार, तो आपको वो उस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर इसी तरह के अगर आप कोई क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं इस तरह से कोई आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हो किसी क्वेश्चन को याद करने में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से आपको फ्रेम करके दे दूँगी। ये आंसर मैंने अपने व्हाट्सअप के जो पेड ग्रुप है उनमें पहुँचा दिया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।